हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक अपन ने डिटर्मिनेंट पूरी तरह खत्म कर दिया है ना। आई होप आपको सब समझ में आया होगा डिटर्मिनेंट में। आज अपना टॉपिक है मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपन को पढ़ना है आज मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज सिर्फ अपन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, किस प्रकार के नियम मैट्रिक्स में होते हैं, वो अपन को आज चर्चा करनी है। ठीक है, आज सिर्फ अपन जो उसके लॉ है वो बस देखेंगे, बाकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये इस प्रकार से मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में ये जो होती है, जिस प्रकार से अपने डिटरमिनेंट में पंक्ति और रो होते थे, उसी प्रकार से इसमें भी पंक्ति और रो होती थी। लेकिन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ये है कि मैट्रिक्स ओनली स्क्वायर टाइप का होता था। सॉरी, जो डिटरमिनेंट है वो सिर्फ स्क्वायर टाइप का होता है, लेकिन जो मैट्रिक्स है वो आपका किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे आपको ये टाइप दिख रहे होंगे, ठीक है, जैसे ए बी सी, सिर्फ इसमें दो ही रो हैं, लेकिन कॉलम कितने हैं? 3 है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को आप कैसे लिखेंगे? 2x3 का मैट्रिक्स। जैसे देखिए, इसमें सिर्फ रो बस है, एक रो है, 3 कॉलम है। इसमें देखिए, एक कॉलम है, एक रो है, सॉरी, एक कॉलम है, 3 रो है। इस प्रकार से ये है। और मैट्रिक्स का आपको साइन याद रखना है। डिटरमिनेंट का साइन कैसा होता है और मैट्रिक्स का साइन आपको इस प्रकार बनाना है। कहीं कहीं इस प्रकार का यूज भी किया जाता है, बट आपको ऐसा इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ ये इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, मैट्रिक्स के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मतलब आपके पेपर में तो नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। देखिए, आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए, 3 रो है, कॉलम ये है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल टाइप का मैट्रिक्स हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली दिख रहा है ना, ठीक है ना। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो वह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2, कॉलमों की संख्या 3 है, तो क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स वैसे ही है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। देखिए, स्तंभ दो है और पंक्तियां कितनी है? 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। 2 पंक्तियां 2 कॉलम, ठीक है, 3 पंक्तियां 3 कॉलम। ठीक, तो ये कहलाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब पंक्ति आप रो मैट्रिक्स, जिसमें रो जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति या पंक्ति सदस्य पंक्ति आव्यूह कहते हैं। देखिए, ये इस प्रकार से, ये मतलब ये बताने का पर्पज ये है कि आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, तो कम से कम आप ये बता पाओ कि भाई ये इस प्रकार का मैट्रिक्स है। और बताने का पर्पज ये भी है कि इस प्रकार के मैट्रिक्स भी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, शून्य या रिक्त आव्यूह। जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। देखिए, इस प्रकार का भी है, रो के सारे कॉलम 0, रो के सारे वर्ग 0, O4 चारों कॉलम चारों 0। मतलब जो भी आपका मैट्रिक्स में होगा उसके सारे अवयव क्या होंगे? शून्य। उसको बोलेंगे आप शून्य मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, और ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बोलिए। जिस वर्ग आव्यूह में अग्र या मुख्य विकर्ण समझ पा रहे हैं आप? विकर्ण डायगोनल, ठीक है, कि अवयव इकाई हो तथा शेष अवयव शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं? आपका प्रिंसिपल यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए, आप ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल, ये एक है, बाकी 0 है कि नहीं है, तो ये कहलाता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ये याद रखना, आई है लिखा है तो उसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर है, और आपको अल्टीमेटली ये ऐसा वेक्टर लिख देना है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है और आपको नोटेशन पता होना चाहिए। आई लिखा है तो मतलब ये लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है तो मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो तथा शेष अवयव शून्य हो अदिश आव्यूह कहलाता है। देख रहे हैं आपके, ये आपको कौन सा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए 1 1 नहीं है, 2 2 2 लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, 1 1 1 होगा तो विकर्ण हो जाएगा, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन 2 2 2 3 3 के लिखा हुआ है तो आप क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डायगोनल, सॉरी अदिश स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स मतलब एक बड़ा मैट्रिक्स है उसके अंदर से छोटा मैट्रिक्स निकाला है। जैसे मान लो आपने 1 2 3 9, ये इसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ये, क्योंकि ये इसी में से आया है, ठीक है। तो किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियां स्तंभों को निकाल कर या छोड़ देने पर शेष बचे हुए आव्यूह को दिए हुए आव्यूह का उप आव्यूह कहते हैं, ठीक है। जब एडजॉइंट निकालते हैं अपन तब अपन इसकी चर्चा करेंगे, तब अपन को काम आएगा, ठीक है। हाँ, ऊपरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हिंदी में थोड़ा सा कटिंग है, इंग्लिश में अच्छा है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसके ऊपर के अवयव, मतलब जो एक विकर्ण रहता है उसके ऊपर के अवयव कुछ ना कुछ संख्या होगी और नीचे के अवयव क्या होंगे, 0। जैसे आप यहां चले जाए, ठीक है, देखिए यहां पे ये 3 क्या है, 0 है, ये याद रखना। अपर, अपर मतलब नीचे की 0, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। लेकिन आप देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये 3 0 होते हैं, ठीक है, देखिए ये भी 0 हो गए, मतलब ये जो डायगोनल है इस डायगोनल के नीचे वाले वो 0 होंगे, वो कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चले जाएंगे तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इस विकर्ण के ऊपर वाले अवयव क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इस विकर्ण के ऊपर वाले अवयव 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लाएगा आपका अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। दो आव्यूह की समानता, अब देखिए दो आव्यूह समान कैसे होते हैं, ठीक है। अब दो आव्यूह दिए गए हैं तो इसमें जनरली ऐसा नहीं आता है, उसमें क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते कि एक आव्यूह ये है, एक आव्यूह ये है, x की वैल्यू निकालिए। तो जनरली ऐसा होता है कि x + 2 = 4 हो जाता है और y + 2, इसमें दो इक्वेशन बन जाएंगी और आपकी क्या निकल आएंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी यदि दो आव्यूह सेम है तब, ठीक है। ये कंडीशन आपको दी जाएगी, यदि दो आव्यूह a और b आव्यूह बराबर है, संगत आव्यूह बराबर है, तो i और j के पता के मान उनकी रो और कॉलम के मान के बराबर होंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं आव्यूह के योग पर। मैं आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो समझाने के लिए इस आज का वीडियो है। सिर्फ प्रॉपर्टी ही समझना है अपन को, आव्यूह होता क्या है, किस प्रकार के आव्यूह होते हैं, किस प्रकार की आव्यूह की प्रॉपर्टीज होती है, किस प्रकार के आव्यूह में जोड़ना घटाना होता है और किस प्रकार के इसमें नियम होते हैं। इस प्रकार आज का वीडियो सिर्फ इसी पे है, ठीक है। तो देखें अब आव्यूह का योग, अब देखिए ए आव्यूह एक है, ये है, बी आव्यूह एक ये है। अब देखिए ये दोनों आव्यूह का योग जो होता है वो आपके दोनों आव्यूह सेम होने चाहिए, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कितने भी आव्यूह को अपन जोड़ सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो जुड़ेंगे या जो घटेंगे वो आपके सेम ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये 3/1 का है और ये 3/2 का है तो वो जुड़ जाए, वो आपस में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से a और +b है तो a + b करेंगे तो ये दोनों जोड़ेंगे तो इसकी रो से कॉलम से कॉलम से कॉलम,
इससे जुड़ेंगी। जैसे देखिए 3 से 2, 4 से 1, 5 से 3 और ये 3y31 का है। तो अल्टीमेटली मुद्दा ये है कि यदि 3y1 3 क्रॉस 1 का यदि आप योग कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो भी 3 क्रॉस 1 ही आएगा। ठीक, ये एक नियम है। ठीक है, देखिए a प्लस बी, देखिए जोड़ रहे हैं तो क्या आपको 2/2 का ही मिल रहा है ना, ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तब भी 2/2 का ही मिल रहा है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होना चाहिए और ये इस पे आपका क्वेश्चन भी बनता है। प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, अभी आपको सिर्फ नियम देखना है। पहला है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, यदि ए और बी m क्रॉस n मतलब किसी भी m पंक्ति के और n कॉलम के क्रम के दो अवयव हो तो a प्लस बी बराबर b प्लस a होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आता है यदि a एक अवयव है, b दूसरा अवयव है। ठीक है, तो इन दोनों क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए क्रम विनिमय नियम होता क्या है, a प्लस बी और b प्लस a। समझ गए ना? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि आपका a एक अवयव है, b एक अवयव है, आप सिद्ध कीजिए कि ये दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अब जब आपको क्रम विनिमय नियम ही पता नहीं होगा तो आप उसको प्रूव कैसे करोगे? ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। सहचर्य का नियम, अब देखें ए बी सी m क्रॉस n के 3 अवयव है तो ये आपका फॉलो होगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, है ना, ये यहाँ पे गलत लग गया है, ये इक्वल टू का साइन होगा, बराबर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अवयव का योग सहचर नियम है। ठीक है, अब एडिटिव एंटिटी, यदि O एक m क्रॉस n क्रम का शून्य अवयव है, शून्य अवयव समझ गए ना, तो जिसके अवयव क्या होंगे, सारे अवयव शून्य होंगे, तो a प्लस शून्य अवयव करोगे और O प्लस a शून्य अवयव करोगे तो आएगा आपका a। ठीक है, ये कौन सा नियम है? ये है एडिटिव आइडेंटिटी नियम। योज्य प्रतिलोम, यदि किसी अवयव a के लिए एक अन्य अवयव a माइनस ए इस प्रकार है कि a प्लस माइनस ए करोगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले आप a बनाओगे फिर उसको माइनस ए करोगे और उन दोनों का योग करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नियम आपको याद होना चाहिए कि भैया उनने कहा सहचर का नियम है, तो सहचर का नियम आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, यदि आपको यही पता नहीं है तो आप सहचर का नियम प्रूव क्या करोगे? ठीक है, तो मेनली आपको सिर्फ नियम आपको याद रखना है। निरसन का नियम, निरसन का नियम देखिए, कैंसिलेशन का नियम, यदि ए बी सी एक 3 क्रम अवयव है तो a प्लस बी करने पे a प्लस सी मिलेगा, a प्लस बी करोगे तो a प्लस सी मिलेगा, जिसमें b और c क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे नियम आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। यदि आपसे अब पूछ लिया जाए कि भैया ये 3 अवयव है, ये इस नियम का पालन करते हैं, तो वो नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुद्दा का बात ये है कि आपको ये बताने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। अब आई बात क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो क्वेश्चन सॉल्व तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा आपको। देखिए आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, a प्लस बी इक्वल टू दीजिए तो दिखाइए कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। अब आपको पता होना चाहिए ये कौन सा नियम है, कौन सा नियम है, ये सबसे पहला नियम पढ़ाया था अपन ने, सबसे पहला नियम पढ़ाया था, कौन सा नियम? देखिए ये सबसे पहला नियम पढ़ाया था अपन ने, ये कौन सा? क्रम विनिमय नियम, है ना, a प्लस बी प्लस ए है। तो अब वो क्या बोलता है, a एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है, तो दिखाइए कि ये क्रम विनिमय नियम पालन करते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
यदि ये नहीं देके आपको बोलता वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, क्रम विनिमय नियम यही नियम कहलाता है। तो ये आपको a प्लस बी के बराबर b प्लस ए प्रूफ करके बताना होगा, बस ये है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप उसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ देखिए, ये कौन सा नियम है, ये अभी मैंने बताया था, सहचर का नियम है। ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए प्लस बी और ये प्लस बी, इसकी जगह वो ये भी बोल सकता था कि सहचर का नियम का पालन करते हैं, आप सिद्ध कीजिए। तो ये आपको ऐसे सॉल्व करके बताना पड़ता है, ये अपन लगा लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जब जोड़ते हैं और जब घटाते हैं, देखिए ए प्लस बी, देखिए सेम ही होगा, घटाना जोड़ना घटाना सेम होगा, क्योंकि उसी रो के अवयव से उसी रो का एडिशन होगा या डिफरेंशिएशन, घटाना और जोड़ना होगा, और उसी कॉलम के अवयव से और उसी दूसरे कॉलम के अवयव से घटाना या जोड़ना होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो, अब मैंने सबसे पहले आपने सब, जब मैंने बिल्कुल शुरू स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से के, तब नहीं बताया था। अब देखिए, अब ये इस प्रकार का मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ठीक है, मैट्रिक्स आपको दिया गया है। अब देखें, ये जो मैट्रिक्स होता है तो इसको क्या लिखोगे आप, A1 2, सॉरी 1 2 बैठता नहीं है क्या, ये हो जाएगा A11, ठीक है। A11 मतलब पहली रो और पहला कॉलम का अवयव। अब रो की तरफ चलेंगे अपन, तो ये हो जाएगा A21, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा A12, पहली रो दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा A13, ये हो जाएगा A14। अब नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A22, ये हो जाएगा A23, ये हो जाएगा A24। ऐसे नीचे चलेंगे A31, A32, A33, A34। इसी प्रकार से ये हो जाएगा A41, A42, A43, A44। ये आपका पूरा मैट्रिक्स है ये, ठीक है। इस प्रकार से नोटेशन लिखे हुए हैं, तो आपको पहचानना है, सीधे सीधे पहचानना है। देखिए निम्न आयु जो दिया गया है नीचे, वो इनमें से इनका नाम बताइए। तो आप A21 कौन सा है, ये 21 क्या हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अवयव कौन कौन सा है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखें, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते कि ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है, तो ये दोनों एक्स वाई जेड की मान बताइए। ये सारे क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा आपको, अभी सिर्फ आपको बताने के लिए ही हुआ है। देखिए ये वाला इसकी इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, ये इसकी इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। इन तीन इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे आप, सॉल्व करके जब आप सॉल्व कर लोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। जिसमें पूछा है कि देखिए एक्स वाई जेड का मान बताइए। मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, है ना। अभी सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आपको सारी प्रॉपर्टियां बता दी है। मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ए इनवर्स का। ए इनवर्स की प्रॉब्लम सीखने के लिए आपको धीरे धीरे सारी पूरा चैप्टर सीखना पड़ेगा। उसमें पूरी मैट्रिक्स का निचोड़ यूज कर लिया जाता है ए इनवर्स में। तो ए इनवर्स सीखने के लिए आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, गुणा, भाग और एडजॉइंट निकालना, सारी चीजें आपको आना चाहिए, तब जाके आप ए इनवर्स निकाल पाते हैं, है ना। और ए इनवर्स का क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली, यदि आपके
सिलेबस में मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स आना ही है आपका, है ना। तो ए इनवर्स सीखने के लिए अपन इसको बिल्कुल आराम से एक एक करके आराम से समझेंगे और आराम से अपन सीख जाएंगे। बस आप लोगों को क्या है, मेरे साथ बने रहना है। मैं धीरे धीरे आपको बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं और एक एक चीज समझा रहा हूं। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कल मतलब जब भी आप वीडियो में मिलेंगे तो अगली बार हम अपन मैट्रिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।